मैं आपको गति के प्रथम नियम के बारे में बता रहा था, यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अब ये नियम जो है ये लिखा हुआ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट ए बॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी इस नियम के अनुसार क्या होगा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम यानी कि रेस्ट पोजीशन, विराम अवस्था में है या कोई समान गति से गतिमान है, ये विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। विराम अवस्था में ही रहेगी और कोई वस्तु समान गति से समान गति से कोई वस्तु एक समान गति में है एक समान गति में है तो सरल रेखा में, सीधी रेखा तो सरल रेखा में, तो सरल रेखा में एक समान गति, सरल रेखा में एक समान गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। समान गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बल न लगाया जाए। यानी कि वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, स्थिर का मतलब है रेस्ट, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक समान गति से। अगर कहीं गतिमान है, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और कोई वस्तु एक समान गति में है तो सरल रेखा में एक समान गति से ही एक समान गति से गति रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये नियम जो है वो गैलीलियो का नियम भी कहलाता है, और इसी नियम को हम, यही नियम अगर पूछे वो तुमसे तो गैलीलियो का नियम कहलाता है, और इसी नियम को जो है वो हम जड़त्व का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। इसी नियम को जड़त्व का नियम कहा गया। तो गैलीलियोस लॉ
और लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इस नियम क्या कहता है, जब कोई वस्तु गति कर रही है जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो एक समान गति से एक सरल रेखा में गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये मैंने ये लिखा है ये। अब इसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल का मतलब है उदाहरण। ये क्रियाकलाप तुम्हारी किताब में दिए गए हैं, तो उस आधार पर भी हम ले सकते हैं। जो क्रियाकलाप तुम्हारी किताब में यानी एक्टिविटी दी गई है उस आधार पर भी हम इसको लिख सकते हैं। और ये जो लिखेंगे वो मतलब जैसे मान लो तुम स्कूल में आए और तुमने अपना बैग जो है अपनी टेबल पर रखकर कहीं चले गए, तो बस्ता वो जो है तुम्हारा बैग जो है स्कूल बैग वो रखा है कैसी अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में, यानी स्थिर अवस्था यानी कि विराम अवस्था में है, तो वो बैग रखा ही रहेगा जब तक कि कोई दूसरा लड़का या और अन्य कोई व्यक्ति उस बैग को उठा करके दूसरी टेबल पर न रखे। तो यही है, कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो जहां पड़ी है वो जो चीज वहीं पड़ी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। सेकंड एग्जाम्पल ये है, कैरम बोर्ड सभी खेलते हैं, तो सेकंड एग्जाम्पल यानी एक्टिविटी भी है ये तुम्हारे यहाँ क्या है, एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी है कि जैसे तुम कैरम खेलते हो तो कैरम पर जो है कैरम कॉइन जो है वो जमा करके एक दूसरे के ऊपर रख लिए जाते हैं। अब खेलने वाला जो है वो स्ट्राइकर से क्या करता है, इस पर अटैक करता है। अगर मान लो उसने जोर से मारी गोली, स्ट्राइकर को जोर से स्ट्राइक किया तो नीचे वाली गोली तो सरक जाएगी और ऊपर इसके जो रखी हुई है वो वर्टिकली फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, फॉल डाउन ऑन द कैरम बोर्ड। यानी अगर तेज गति से मारेंगे स्ट्राइकर को तो नीचे वाली गोली पर स्ट्राइक होगा और वो गोली जो है यानी वो गोटी जो है यानी वो कैरम कॉइन है वो शीघ्र ही बाहर आ जाएगी। और अगर तुमने धीरे से मारा स्ट्राइकर तो रिमेनिंग जो कैरम कॉइन है यानी रिमेनिंग गोलियां जो हैं वो अपने जड़त्व के कारण लंबवत अवस्था में यानी किसमें, लॉन्गिट्यूडनल स्टेज में नीचे की ओर गिर जाएंगी। इसी प्रकार से एक एक्टिविटी और आती है, वो एक्टिविटी भी इसी नियम पर आधारित है, इसलिए वो एक्टिविटी मतलब 2 और एक्टिविटी 3 के नाम से। अगर तुमसे गैलीलियो का नियम पूछता है तो यही जड़त्व के नियम को ही डिफाइन करना है तुम्हें। ये कैरम बोर्ड का एग्जाम्पल बता दिया तुम्हें। अब देखो तीसरा मैं एक्टिविटी या एग्जाम्पल में बता रहा हूं, इसी नियम पर आधारित है। तीसरा ये है, अगर मान लो एक तुमने गिलास दिया खाली और इस पर एक कार्डबोर्ड रख लिया, तो गिलास का मुंह लग गया, कवर्ड बाय द कार्डबोर्ड। देन वी पुट ए हैवी कॉइन, ये 5 का सिक्का रख लो और कार्डबोर्ड पर उस जगह रखो जहां गिलास के ऊपर वो कार्डबोर्ड है, यानी गिलास के मुंह के ऊपर क्या है, कार्डबोर्ड। अब हम इसमें फिर समझ लो एक्टिविटी को। ये खाली वी टेक ए एम्प्टी ग्लास and we put a hard cardboard या heavy cardboard on it, या प्लेइंग कार्ड का कोई पत्ता हो, हैवी हो, भारी हो, तो वो उसके ऊपर इस प्रकार से रखते हैं कि उसके मुंह के ऊपर रखा जाए।
फिर एक सिक्का रखते हैं। अब 5 कॉइन्स, 5 रुपीज कॉइन्स, 5 का सिक्का रखते हैं। ये किसके ऊपर? गत्ते के ऊपर। और गत्ते पर किस स्थान पर रखते हैं? जहां पर उसके मुंह पर वो गत्ता रखा हुआ है। अब हम एक स्ट्राइक करते हैं किस पर? गत्ते पर। तो तेजी से स्ट्राइक अगर करते हैं, हल्के से तुमने किया, अब जड़त्व के कारण ये क्या है? स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। अब जड़त्व के कारण क्या हुआ? तुमने तो गत्ते को पुश किया तो गत्ता तो सरक करके आगे चला जाएगा, लेकिन ये कॉइन जो है किसमें आकर के गिर जाएगा? खाली गिलास में आकर के गिर जाएगा। तो ये सब किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण ही होता है। क्यों? सिक्का जो है कैसी अवस्था में था? भाई हमने तो कार्डबोर्ड को गतिशील मूवेबल किया, यूनिफॉर्म पोषण दिया, लेकिन मतलब जो है सिक्का अपनी विराम अवस्था को जो है यानी रेस्ट पोजीशन को जो है बनाए रखना चाहता है। उस बनाए रखने के कारण ही वो सिक्का नीचे की ओर गिर जाता है। तो ये लगभग 3 एक्टिविटी है। एक किताब वाला उदाहरण दिया था, एक स्कूल बैग का उदाहरण दिया था। टेबल पर रखा है तो रखा ही रहेगा जब तक कि उसको कोई लड़का उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर न रखे। तो ये जड़त्व के नियम के उदाहरण है। दूसरा कैरल का एग्जाम्पल दिया था और तीसरा दिया था किसका? कि एक गिलास का और गत्ते का ये एग्जाम्पल दिया था। अब एक बात मतलब ध्यान रखना, इस आधार पर कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो कोई भी क्वेश्चन आने का मतलब जो है या तो हल्की और भारी वस्तु देख लेना कि इन दोनों में कौन लाइटर है, कौन हैवियर है। तो हैवियर का जो इनर्शिया होगा वो ज्यादा होगा। मैं लिखे दे रहा हूं, ये पॉइंट नोट कर लेना। ए हैवियर बॉडी हैज more inertia than lighter object, than a lighter body, than a lighter body। इस बेस पर तुम जो है कोई भी क्वेश्चन दे दे, जैसे तुम्हारी किताब में दिए गए हैं, कोई भारी वस्तु है, कोई हल्की वस्तु है, तो भारी वस्तु जो हैवी होगी उस पर जड़त्व ज्यादा लगेगा, यानी इनर्शिया ज्यादा होगा, जड़त्व अधिक होगा। और तुम्हारा जो हल्की वस्तु है, लाइटर बॉडी है, उस पर जड़त्व कम करेगा। किसकी अपेक्षा? भारी वस्तु की अपेक्षा। ये जड़त्व जो है वो कम लगेगा। तो इसका मैं बता दे रहा हूं जड़त्व का मतलब क्या होता है। जैसे जड़त्व का मतलब ये है कि कोई वस्तु अपनी मूल अवस्था में बनी रहना चाहती है, वस्तु के इसी गुण को हम जड़त्व कहते हैं। अब मैं इसके जड़त्व के बारे में बताना चाहता हूं। ये पॉइंट नोट कर लेना। कौन सा वाला? ए हैवियर बॉडी है मोर इनर्शिया देन ए लाइटर बॉडी, यानी लाइटर बॉडी की अपेक्षा लाइटर कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी हल्की वस्तु की अपेक्षा भारी वस्तु पर ये अधिक काम करता है। अब एक पॉइंट आता है जड़त्व। जड़त्व का मतलब होता है इनर्शिया। अभी इसकी मैं लिखाऊंगा डेफिनेशन। पहले तो ये समझ लो इसका मीन्स क्या होता है। इनर्शिया मीन्स क्या होता है? समान स्थिति, अनचेंजेबल, अनचेंजेबल का मतलब अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, यानी कि इनर्शिया का मीन्स जो है अनचेंजेबल होता है। अनचेंजेबल का मतलब वो कैसी अवस्था में है? अवस्था रहेगी। अभी बताई थी कोई वस्तु स्थिर है या विराम अवस्था में है तो
तो विरामावस्था में ही रहेगी, और अगर गतिशील है तो एक समान गति से सीधी लाइन में गति करती रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। यानी ये कह सकते हैं समान स्थिति में समान स्थिति बनाए रखना, समान स्थिति बनाए रखना, ये जो हो जाएगी वो मतलब समान स्थिति अगर बनाए रखने का मतलब क्या हुआ, जो वस्तु जहां पर है वहीं पर रहेगी। ये प्रत्येक वस्तु में गुण पाया जाता है, वह गति की जिस अवस्था में है या विराम अवस्था में है या एक समान गति में है तो वो उसी अवस्था में बने रहना चाहती है, बने रहना चाहती है। इसका मतलब अनचेंजेबल कंडीशन है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाएगा तब तक उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो मतलब हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं द लार्जर द मास द लार्जर इज द इनर्शिया। यहां लिखे दे रहा हूं द लार्जर द मास, मास का मतलब द्रव्यमान, तो लार्जर मास होगा तो क्या होगा, द लार्जर द मास द larger is the inertia। इनर्शिया एंड अब यहाँ लार्जर की जगह क्या लिखते हैं स्मॉलर, तो ये हो जाएगा वही भाषा आ जाएगी एंड स्मॉलर द मास एंड smaller the mass, smaller the mass, smaller is the inertia, smaller is the inertia। मतलब वही है, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, वही हैवियर बॉडी है तो इनर्शिया ज्यादा होगा, लाइटर बॉडी है तो इनर्शिया यानी जड़त्व जो है वो कैसा होगा, कम होगा। उसी को इसी भाषा में लिख दी थी, यानी ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स वी कैन से द लार्जर द मास द लार्जर इज द इनर्शिया एंड स्मॉलर द मास स्मॉलर इज द इनर्शिया। इसको और तरीके से भी अपने व्यक्त कर सकते हैं, कहो तो उसको लिखा दूं, लिख लो द मास ऑफ ए बॉडी, ये भी लिख सकते हैं द मास ऑफ ए बॉडी, द मास ऑफ ए बॉडी इज ए मेजर इज ए मेजर का मतलब मापन, बॉडी का जो भी मास, मास का मतलब द्रव्यमान यानी कि भार, तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द मास ऑफ द बॉडी इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, of its inertia। क्या मतलब हुआ इसका,
वस्तु का भार ही उसके जड़त्व का मापन है, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व का मापन है। अब इसको अगर आगे लें, देखें, मतलब जड़त्व के उदाहरण भी लें तो मतलब इसको हम कई भागों में डिवाइड करके चलते हैं। इनर्शिया ऑफ मास, ये वाली कंडीशन थी इनर्शिया ऑफ मास। इनर्शिया ऑफ तीन कंडीशन है, वैसे तो ज्यादा है। एक तो इनर्शिया ऑफ मास और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, यानी स्थिर अवस्था में इनर्शिया कहाँ का काम करता है, वो चीजें मैंने लिखाई है जहां हमारा जड़त्व कोई भी काम करता है। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन का मतलब गतिशील, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन। तुमने ये इनर्शिया ऑफ मास यानी जड़त्व और मास, ये जड़त्व और द्रव्यमान, ये तुमने पढ़ लिया था। जो भारी वस्तुएं हैं उनका जड़त्व अधिक होगा और जिनको हल्की वस्तुएं हैं उनका जड़त्व कम होगा। क्योंकि मैंने ये पॉइंट इसलिए लिखा था, इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं और इसी बात को हम इस पॉइंट से भी समझ सकते हैं। यानी किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो इसका मापन होता है। यानी भारी वस्तु, अगर तुम्हें कंपैरिजन तुम्हारे क्वेश्चन है किताब में कि हल्की और भारी वस्तुएं दे दें और पूछ ले किसका जड़त्व मोर है, अधिक है, तो मतलब वो उसके चाहे समान आकार की होते हुए बस ये तुमने अपने दिमाग से समझना है कि कौन सी वस्तु इसमें भारी है। ये क्या होगा, जड़त्व और विराम अवस्था, यानी विराम अवस्था का जड़त्व। विराम अवस्था का जड़त्व, और ये हो जाएगा इनर्शिया मोशन, यानी गतिशील अवस्था और जड़त्व, यानी गतिशील अवस्था का जड़त्व। अवस्था का जड़त्व। हालांकि परिभाषा में दोनों बातें आ गई थी, लेकिन ये बातें इसमें जोड़ी गई है। ये विराम अवस्था परिभाषा में भी वही था, जब वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये जड़त्व जो होता है वो दो प्रकार का मतलब तुम्हारे है वैसे तो, लेकिन तीसरा प्रकार का मैंने अलग से यूं बताया था कि हल्के और भारी वस्तुओं का अगर तुम इसे तुलनात्मक अध्ययन कराए, जैसे तुम्हारी किताब के क्वेश्चन में दिया हुआ है रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर, यानी तुम्हें ये बताना है इसमें किसका जड़त्व अधिक है। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसमें पहला क्वेश्चन है रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर। अब उसी आकार की गेंद और उसी आकार का पत्थर, तो जड़त्व किसका ज्यादा होगा, पत्थर का, क्योंकि पत्थर जो होता है वो भारी होता है। दूसरा दिया हुआ है कि मतलब एक साइकिल और रेलगाड़ी है, यानी किसकी कंपैरिजन करा रहा है, साइकिल एंड ट्रेन। किसका इनर्शिया यानी किसका जड़त्व अधिक होगा, तो ट्रेन का जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि ट्रेन जो है भारी है।
अब मान लो ये दे दे तुम्हें 5 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज और 1 रुपीज कॉइन। अब इन दोनों में मेरे निगाह में तो ये हल्का है और ये क्या है, भारी है। ये अगर भारी है तो इसका जड़त्व ज्यादा होगा, भारी है तो जड़त्व अधिक होगा। और इसका जो है हल्का है इसकी तुलना में, तो जड़त्व जो है वो कैसा होगा, कम जड़त्व। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ सम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द पेपर, यानी ये पहले नियम के आधार पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन नोट कर लो दोनों लोग। पहला क्वेश्चन नोट करो, चलती हुई गाड़ी अचानक रोक देने पर, मैं यहां लिख दूं, अच्छा ये इसके आधार पर ही होंगे, यानी इट इज डिपेंड्स अपॉन द लॉ ऑफ इनर्शिया, उसके आधार पर ही काम करेंगे। तो मैं ये प्रश्न तुम्हें होमवर्क में भी दे रहा हूं, तो इन पर दिमाग लगाना और मैं इसको मतलब एक्सप्लेन क्लास में ही या वीडियो बनाते समय करेंगे। प्रश्न 1, चलती मूविंग ट्रेन, चलती हुई गाड़ी अचानक रुकने पर सडनली अगर स्टॉप हो जाए तो क्या होगा, अचानक रुकने पर यात्री का शरीर आगे की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, क्यों? ये प्रश्न है, ये कहलाते हैं कारणात्मक प्रश्न। अब कारणात्मक प्रश्न का मतलब है सबसे पहले अगर जिस नियम पर आधारित है उसकी पहले बात लिखते हैं ना एक लाइन में। पहले क्या लिखोगे, ऐसा जड़त्व के कारण होता है, तब उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब देखें गोली मारने पर छेद हो जाता है। प्रश्न 2 ये है, गोली दागने पर कांच में छिद्र हो जाता है, लेकिन पत्थर मारने पर कांच चटक जाता है, क्यों? मतलब जिस नियम को मैंने समझाया है उसी नियम के आधार पर तुम्हें मैं प्रश्न दे रहा हूं, जिन्हें घर से समझ के आना है। हालांकि मैं वीडियो में जब बताऊंगा तो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो ये एक्सप्लेन जरूर करूंगा। एक और लिख लो, ये 3 क्वेश्चन को मतलब करना। प्रश्न 3, बस के अचानक मुड़ने पर यात्री
एक ओर झुक जाता है, एक ओर झुक जाता है। क्यों? और भी क्वेश्चन है वैसे तो, कि दरी पर डंडा हम मारते हैं किसी पर या कंबल पर डंडा मारते हैं तो धूल उड़ती हुई दिखाई देती है, क्यों? तो इन प्रश्न का अभ्यास जो है तुम घर पर करना और आंसर इसके मुझे बताना क्लास में, लेकिन मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।